चैप्टर नंबर 9 द्वितीयक व्यवसाय। द्वितीयक व्यवसाय में प्राय वे आर्थिक क्रियाएं शामिल की जाती हैं जिनके माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों को और अधिक मूल्यवान व उपयोगी बनाया जाता है और यह सब कार्य मुनाफा कमाने के लिए किया जाता है व साथ ही दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। द्वितीयक व्यवसाय में उद्योग, विनिर्माण व प्रसंस्करण इत्यादि शामिल किए जाते हैं। यहाँ हमने जैसा पूर्व में आपको बताया था, दो शब्दावलियां हैं जो काफ़ी मिलती जुलती हैं एक दूसरे से, और वो हैं विनिर्माण और निर्माण। आइए दोनों के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं। विनिर्माण के लिए अंग्रेजी में जो शब्द है हमारे पास वो है मैन्युफैक्चरिंग, और निर्माण के लिए जो शब्द हमारे पास में है वह है कंस्ट्रक्शन। तो नाम से थोड़ा स्पष्ट हुआ होगा और आगे हम जान लेते हैं। निर्माण उद्योग यानी कंस्ट्रक्शन जो है वह भारी पूंजी निवेश से शुरू होता है, जबकि विनिर्माण छोटी पूंजी लागत से भी शुरू किया जा सकता है। एक अंतर यह हुआ। दूसरा अंतर होता है कि विनिर्माण में एक ही स्थान पर विभिन्न या कहें विशिष्ट प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। मतलब है जो उत्पादन केंद्र का स्थल होगा वह एक ही होगा, जबकि निर्माण उद्योग में जो साइट है वो बदलती रहेगी। जैसे सड़क निर्माण हुआ, पुल निर्माण हुआ, रेल की पटरियों का निर्माण हुआ, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मजदूर और ठेकेदार प्रतिदिन अपनी साइट को बदलते हुए चले जाएंगे। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन या कहें निर्माण उद्योग है वह प्रोजेक्ट बेस्ड होता है और जो विनिर्माण है वह प्रक्रिया बेस्ड होता है। इसके अलावा विनिर्माण जो प्रक्रिया है वह अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है, अर्थात एक बार आपने उदाहरण के लिए आटे से बिस्कुट बना लिया तो बिस्कुट से पुनः आटा बनाना संभव नहीं होगा, जबकि निर्माण उद्योग में बनने वाली जो वस्तुएं हैं वे प्राय आंशिक रूप से उत्क्रमणीय होती हैं। अर्थात जैसे हमने एक भवन निर्माण किया, उसके लिए एक दीवार बनाई और उस दीवार का निर्माण हमने ईंटों की सहायता से किया। अब भवन को ढहा दिया जाएगा तो पुनः हम ईंटों को प्राप्त कर उन्हें पुनर्उपयोग के लिए काम में ले सकते हैं। तो ये भी एक अंतर हुआ इन दोनों के बीच में। इसके अलावा जो निर्माण उद्योग होता है वहां पर जो भारी श्रम शक्ति की आवश्यकता होती है, इसके अलावा जो श्रम शक्ति है वह बदलती रहती है, अर्थात ठेका प्रथा यहां पर प्रमुख रूप से होती है, जबकि विनिर्माण उद्योग में जो श्रमिक होते हैं वे प्राय फिक्स्ड होते हैं या कहीं स्थायी होते हैं। प्राय इन दिनों ठेका प्रचलन विनिर्माण उद्योग में भी आने लगा है, परंतु मूल अंतर जो प्रारंभिक स्तर से चला हुआ आ रहा था उस पर हमने एक जो है दृष्टिपात किया। ये चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। यहां हम चर्चा करें उससे पहले एक बात को जान लें कि उद्योग में वो सभी कारक इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उद्योग का उद्देश्य मुनाफा कमाना होता है, यानी कम से कम लागत लगाई जाए और अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जाए। अब इन्हीं को आधार रखते हुए सभी कारकों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आ रहा है इसमें कच्चा माल। देखिए, उद्योग के लिए कच्चा माल आवश्यक है और कच्चे माल के लिए यह आवश्यक है कि एक तो वो आसानी से उपलब्ध हो जाए और दूसरा सस्ता हो। दूसरा है शक्ति के साधन। शक्ति के साधन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्राय कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा इत्यादि शामिल किए जाते हैं। किसी भी इंडस्ट्री या प्लांट के लगने के बाद यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वहां पर शक्ति के साधन सुचारू और सुगमता से मिलते रहें। यही कारण है कि भारत में जो लौह इस्पात के केंद्र हैं वे प्राय दामोदर घाटी में झरिया व रानीगंज इलाकों में लगाए जाते हैं, क्योंकि वहां कोयले की खान भी निकट है, तो वहां से आसानी से जो शक्ति के साधन के रूप में कोयले की आपूर्ति हो जाती है। इसी तरीके से प्राय एल्यूमिनियम के उद्योग वहां लगाए जाते हैं जहां से जल विद्युत ऊर्जा आसानी से प्राप्त हो सके। कारक है परिवहन व संचार के साधन। कच्चे माल को कारखानों तक लाने व तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए यातायात और परिवहन के साधन होना बहुत आवश्यक है। और सिर्फ यातायात के साधन होना आवश्यक नहीं है, उनमें द्रुतता होना यानी शीघ्रता होना भी जरूरी है। इसके अलावा परिवहन के साधनों की तरह ही संचार के साधन जैसे डाक, तार इत्यादि, इंटरनेट, ईमेल, टेलीफोन, ये भी उद्योगों के विकास में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से सूचनाओं का आसानी से आदान प्रदान होता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है बाजार।
बाजार का मतलब है कि तैयार माल को कहां खपाया जाएगा, तैयार माल की कहां पर मांग सर्वाधिक है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वह कितना दूर है उत्पादन केंद्र से, उसी के हिसाब से लागत वगैरह वो सब डिसाइड होंगी। इसके बाद में आता है कुशल श्रमिक। प्राय प्लांटों में कंप्यूटराइज्ड जो मशीन्स होती हैं उनका यूज होता है। हाई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड जो ये मशीनें होती हैं इनको चलाने के लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अगला महत्वपूर्ण कारक है पूंजी। कारखाने की स्थापना करने के लिए, श्रमिकों की तनख्वाह देने के लिए, या कहें कि भवन का किराया देने के लिए, यातायात परिवहन के साधनों के लिए, सूचना व संचार के साधनों की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए भारी पूंजी की आवश्यकता होती है। तो पूंजी एक बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होता है। महत्वपूर्ण कारक है जलापूर्ति। किसी उद्योग के लिए तो जल नितांत आवश्यक है, जैसे चमड़ा उद्योग हुआ, कागज उद्योग हुआ, वस्त्र उद्योग हुआ, इसमें पानी की जलापूर्ति होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए इन्हें जल स्रोतों के निकट ही जो है प्राय लगाया जाता है। इसके आगे है जलवायु। देखिए, अच्छी जलवायु में श्रम शक्ति बढ़ जाती है, तो अच्छी स्वास्थ्यप्रद जलवायु का भी होना उद्योग के लिए बहुत आवश्यक है। इसके अलावा कुछ विशेष उद्योग जैसे सिनेमा उद्योग है, उसके लिए साल भर आकाश स्वच्छ रहे, सूर्य के प्रकाश की मात्रा अच्छे से उपलब्ध रहे, ये बहुत जरूरी होती है। यही कारण है कि मुंबई में और कैलिफोर्निया में जो सिनेमा उद्योग है वो तेजी से उभर कर सामने आया। इसके बाद है उच्च तकनीक। प्रोडक्ट की क्वालिटी को नियंत्रित करने के लिए और कचरे का निस्तारण करने के लिए हाई टेक्नोलॉजी का होना नितांत जरूरी है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण सरकारी नीतियां। किसी भी कारखाने को लगने के लिए, उद्योग को लगने के लिए उस राज्य विशेष की क्या सरकारी नीतियां हैं, वे उस प्रकार के उद्योग को प्रोत्साहन देती हैं या निराशावादी नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाती हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अन्य कारकों में सस्ती भूमि का उपलब्ध होना, बैंकिंग सुविधाओं का उपलब्ध होना, इंश्योरेंस का होना और राजनीतिक स्थिरता का होना बेहद आवश्यक है। तो इस प्रकार उद्योगों को प्रभावित करने वाले जो कारक थे वो हमने डिस्कस किए। आइए प्रवेश करते हैं आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। इस आधार पर उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया है: कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग और वृहद उद्योग। कुटीर उद्योग जो कि भारत में प्राय गांवों की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होते हैं। यहां पर स्थानीय कच्चे माल को यूज किया जाता है और एक परिवार के सदस्य सबसे पहले अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सामान तैयार करते हैं। उसके अलावा यदि उनके पास में माल तैयार होता है तो उसे बेचकर जो है अपनी उधर पूर्ति और अन्य जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करते हैं। इसके बाद में आता है छोटे पैमाने के उद्योग यानी लघु उद्योग। इन लघु उद्योगों में शक्ति के साधन बढ़ जाते हैं, श्रम शक्ति बढ़ जाती है और विकासशील देशों में तो इस प्रकार के उद्योग प्राय बहुत मात्रा में देखे जाते हैं। इसमें जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना हुआ बड़े स्तर पर, फर्नीचर हुआ, डेयरी उत्पाद बनाना हुआ, खाने के तेल निकालने के उद्योग हुए, ये सब इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद है वृहद उद्योग। वृहद उद्योग नाम से स्पष्ट है, यहाँ भारी पूंजी की आवश्यकता होती है, भारी श्रम शक्ति चाहिए, उच्च टेक्नोलॉजी चाहिए, उच्च प्रबंधन क्षमता यहाँ पर चाहिए होती है। और इसमें जैसे सीमेंट उद्योग हुआ, सूती वस्त्र उद्योग हुआ बड़े पैमाने का, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री हुई, इसके अलावा लो इस्पात, एल्यूमिनियम उद्योग इत्यादि इत्यादि सब इसमें शामिल होते हैं। आइए चलते हैं और जानते हैं वर्गीकरण को कच्चे माल के आधार पर। कच्चे माल के आधार पर यानी कच्चा माल कहां से आ रहा है, इस आधार पर कृषि पर आधारित उद्योग हैं जिसमें चीनी मिलें, सूती मिलें, वनस्पति तेल निकालने के कारखाने, चाय और कॉफी के संयंत्र, ये सब इसमें शामिल होते हैं। रसायन पर आधारित जो उद्योग हैं उसमें जैसे पेट्रो रसायन उद्योग हुआ, प्लास्टिक उद्योग हुआ, नमक उद्योग हुआ, रासायनिक उर्वरक यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो उद्योग है ये रसायनों पर आधारित उद्योग होते हैं। वनों पर आधारित उद्योग जिनका कच्चा माल वनों से आता है जैसे कागज, लाख, तारपीन का तेल और इमारती लकड़ी, इन सब के लिए जो है वनों पर निर्भरता रहती है। इसके बाद में है पशु आधारित, जैसे चमड़ा प्राप्त करना है, चमड़ा उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग है, इसके लिए जो पर निर्भर होना होता है। इसके बाद में है खनिज आधारित उद्योग। खनिज हमें किस प्रकृति का प्राप्त हुआ है, धात्विक खनिज है या अधात्विक खनिज है। फिर धात्विक में भी लोह है,
खनिज है या एलो खनिज है, जिसके बारे में हमने पूर्व में चर्चा की थी। इसी प्रकार से अधात्विक खनिज है तो उस पर बेस्ड जो इंडस्ट्री हैं, जैसे सीमेंट उद्योग हुआ, चीनी मिट्टी के बर्तनों का उद्योग हुआ, ये सब इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद तीसरे स्थान पर हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं उत्पाद के आधार पर जो है उद्योग। उत्पाद के आधार पर विनिर्माण उद्योगों को हमने दो प्रकार से बांट दिया है। एक है मूलभूत उद्योग जो कि सभी उद्योगों का आधार है, जैसे लौह इस्पात उद्योग, और दूसरा है उपभोक्ता सामान जिसमें दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे वस्त्र उद्योग हुआ, वाहन उद्योग हुआ, बिस्कुट एवं अन्य खाद्य सामग्री के जो है उद्योग हुए। इसके अलावा सबसे लास्ट में आ रहा है स्वामित्व के आधार पर जो है उद्योगों का वर्गीकरण। विनिर्माण उद्योग का मालिक कौन है? यदि वह मालिक सरकार होती है तो इसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। यदि वह किसी व्यक्ति या किसी संस्था या कहें प्राइवेट फर्म की होती है तो उसे निजी क्षेत्र की विनिर्माण औद्योगिक इकाई कहते हैं। और जब स्वामित्व में सरकार और निजी क्षेत्र दोनों की भागीदारी हो तो उसे जॉइंट वेंचर यानी संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। इस प्रकार विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण यहां समाप्त होता है और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर और विश्व के प्रमुख उद्योगों को। यूं तो पूरे संसार में अनेक प्रकार के उद्योग चलते हैं, परंतु हमारे सिलेबस में दो ही वैश्विक स्तर के उद्योगों को शामिल किया गया है। पहला है लौह इस्पात उद्योग और दूसरा है वस्त्र उद्योग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लौह इस्पात उद्योग के बारे में। इसे धुरी उद्योग या आधारभूत उद्योग भी कहते हैं क्योंकि यह अन्य उद्योगों का भी आधार बनता है। लौह अयस्क को यहां पर समझ लें, जब प्राकृत किया जाता है तो उस समय जो रासायनिक रूप से खनिज की स्थिति होती है जिससे मुनाफा कमाया जाएगा उसे कहते हैं लौह अयस्क। इस लौह अयस्क से हमें धातु प्राप्त करनी होती है और इसके लिए विभिन्न चरणों से गुजरना होता है, तब जाकर धातु प्राप्त होती है। और इन्हीं स्टेप्स को, इन्हीं प्रक्रियाओं को धातु कर्म या इंग्लिश में मेटलर्जी कहते हैं। इसको सबसे पहले हम गर्म करेंगे और गर्म करेंगे किसके साथ? कॉक के साथ। कॉक का मतलब कोयला। कोयले और चूने पत्थर के साथ तीन प्रकार की यहां पर विधियां होती हैं, जिसमें जैसे बेसिमर विधि है, इसके अलावा उन्मुक्त भट्टी विधि है या विद्युत भट्टी विधि है। इन भट्टियों में इन तीनों के मिश्रण को गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद पिघला हुआ लोहा प्राप्त होता है। इस पिघले हुए लोहे को ठंडा किया जाता है और उसके बाद हमें कच्चे लोहे की प्राप्ति होती है। इस कच्चे लोहे में यदि हम मैग्नीज मिला दें, जो कि एक प्रकार की धातु होती है, तो हमें स्टील यानी इस्पात प्राप्त होता है। वर्ष 2013 के आंकड़ों पर यदि नजर डालें तो पूरे विश्व में जो प्रमुख उत्पादक देश हैं उनमें चीन प्रथम स्थान पर, जापान दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर यूएसए और चौथे स्थान पर इंडिया रहा। इनमें मंचूरिया क्षेत्र सबसे बड़ा लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है। अन्य केंद्रों में वुहान, शंघाई, बीजिंग, कैंटन और सिगटाओ इत्यादि आते हैं। आगे हम देखते हैं जापान में नागासाकी यावाता जो क्षेत्र है वो सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र है। इसके अलावा अन्य केंद्रों में मोजी, कोबे, ओसाका, टोक्यो, कावासाकी इत्यादि आते हैं। यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में पिट्सबर्ग, शिकागो, एलेनटाउन, सैन फ्रांसिस्को आदि प्रमुख लौह इस्पात के केंद्र हैं। इंडिया में यदि हम बात करें तो जमशेदपुर, दुर्गापुर, बोकारो, सलेम, भद्रावती इत्यादि प्रमुख केंद्र हैं। और रूस में यूराल क्षेत्र सबसे बड़ा है और प्राचीन भी है। इन प्रमुख केंद्रों में मैग्नेटोगोर्स्क, मास्को, गोर्की, लेनिनग्राद इत्यादि। और आगे चलते हैं और अंत में जानेंगे वस्त्र उद्योग को। औद्योगिक क्रांति के पश्चात ब्रिटेन में मशीनी युग आया और जिसने वस्त्र उद्योग की काया पलट कर दी। वस्त्र उद्योग को निम्न वर्गों में बांटकर अध्ययन किया जाता है: सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग और पटसन या जूट वस्त्र उद्योग। सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग में प्रथम स्थान चीन का है, दूसरा स्थान भारत का है और तीसरा स्थान यूएसए का है। चीन में शंघाई, कैंटन और सिंगटाओ प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र हैं। भारत में मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, कानपुर, कोयम्बटूर, मदुरई, भीलवाड़ा, ब्यावर और पाली ये प्रमुख केंद्र हैं। यूएसए में न्यू इंग्लैंड सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। ऊनी वस्त्र उद्योग। उत्तरी गोलार्ध में यदि हम जाएं तो जो ठंडे प्रदेश हैं रूस, चीन, जापान, भारत, यूएसए
भारत में उत्तरी भारत, ब्रिटेन इत्यादि जो है ऊनी वस्त्र उद्योग के प्रमुख उत्पादक देश हैं। दक्षिणी गोलार्ध में यदि हम जाएं तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, उरुग्वे इत्यादि प्रमुख उत्पादक देश हैं। रेशमी वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग का विकास चीन से हुआ और प्राचीन काल में आपने नाम भी सुना होगा रेशम मार्ग, बहुत प्रचलित रहा। प्राकृतिक रेशम को बायोक्सिमू नाम का एक कीड़ा होता है, उसकी लार से प्राप्त किया जाता है और यह कीड़ा शहतूत की पत्तियों पर पलता है और अपने मुंह से लार छोड़ता है, जिसे एक धागा जैसी संरचना निकलती है और अपने पूरे शरीर पर इसे लपेट लेता है। लपेटने के बाद जो कीड़े की अवस्था प्राप्त होती है उसे कोकून कहते हैं और इन कोकूनों को गर्म पानी में उबालकर अंदर के कीड़े को मार दिया जाता है और ऊपर के खोल से एक धागे के रूप में रेशम के किए जाते हैं। प्राकृतिक रेशम उत्पादन में यदि हम बात करें तो जापान प्रथम स्थान पर है 50% के साथ। यहां पर यामागाता, फुकुशिमा और क्योटो प्रमुख इसके उत्पादक केंद्र हैं। चाइना सेकंड नंबर पर आता है 28% के साथ। यहां शंघाई और क्वांगचाऊ ये प्रमुख उत्पादन केंद्र हैं। रूस में मास्को प्रमुख उत्पादन केंद्र है। भारत में यदि अपन बात करें, भारत और रूस दोनों 6% की उत्पादक क्षमता अपने में रखते हैं। भारत में कलकत्ता, मैसूर, बेंगलोर और चेन्नई इत्यादि प्रमुख रेशमी वस्त्र उद्योग के उत्पादन केंद्र हैं। यूएसए में पेंसिल्वेनिया और पैटरसन नगर जो है प्रमुख रेशम उत्पादन केंद्र हैं। फ्रांस का लियोंस जो शहर है वो भी रेशम नगरी के रूप में विख्यात है। अजरबैजान भी जो कि पूर्व में यूएसएसआर का ही एक सदस्य था, वस्त्र उद्योग के मामले में अग्रणी देश है। इसके बाद अंत में जूट वस्त्र उद्योग। जूट वस्त्र उद्योग में इंडिया और बांग्लादेश अग्रणी देश हैं पूरे विश्व में। ब्रह्मपुत्र नदी की जो घाटी का क्षेत्र है, इसके अलावा गंगा नदी का डेल्टाई जो क्षेत्र है, वहां पर जूट की या पटसन की खेती की जाती है।